आप में से भी किसी का सिलेक्शन हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में आने के बाद या हमसे कोई उस आपका सिलेक्शन हुआ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या मेल पर रीच आउट कर सकते हो। आपका स्वागत है, हम तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है भैया आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो एक्चुअली ये वीडियो ही हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, जो AES की ज्योति मैम की एक पहले वीडियो हुई है, और उसके ऊपर आप लोगों ने जितना प्यार और जितना सपोर्ट दिखाया भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उस पर लगभग 35 के व्यूज़ होने वाले हैं, और जो भी उसमें आप लोगों ने डाउट्स पूछे थे, जो भी आप लोगों के कमेंट्स थे, एक एक करके सभी डिस्कस करेंगे हम, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हो, चाहे इंटरव्यू और मैम से इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो एक बार स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और व्यूवर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू इतने सारे व्यूज़ के लिए। तो जो भी आपने डाउट पूछे हैं या जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी जो कमेंट सेक्शन में हमने पढ़ा है, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस हम डील करें और आपकी सारी डाउट्स क्लियर हों। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है मैम कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्योंकि अभी दे तो रखा नहीं उसमें कि भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, कितने किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो हमें प्रीवियस ईयर से या फिर जो अभी मॉक टेस्ट वगैरह आएंगे उनसे एक आइडिया लेना है। तो आपने जब एग्ज़ाम दिया था, या फिर जो आपको लगता है जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, एक बार पैटर्न के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, देखिए हमारे पास जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो 2017 और 2019 के हैं। तो मैं 2019 का क्योंकि लेटेस्ट पेपर था, तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग बता देना चाहती हूँ कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस, इन 4 सब्जेक्ट्स के पेपर 20 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद 10 मार्क्स की आती है रीजनिंग, और 10 मार्क्स की आती है टीचिंग पैडागोजी या मैथोलॉजी आप कहिए उसे, वो आती है 10 नंबर की। तो टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं। 4 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के और 2 सब्जेक्ट 10-10 नंबर के हो जाते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, ऑनलाइन पेपर है। ये बता दीजिए मैम कि जो रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन इन द सेंस जो फर्स्ट पार्ट होता है एग्ज़ाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है? इसके अलावा ये बताइए वो बाइलिंगुअल होता है क्या? सर नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, और जो पेपर है वो बाइलिंगुअल नहीं होता है, इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होता है। तो हिंदी का एक नहीं आता है सेक्शन, लेकिन जो लैंग्वेज है वो इतनी टफ नहीं होती है, वो नॉर्मल NCERT बुक्स वाले लेवल की ही लैंग्वेज होती हैं, लेकिन होता इंग्लिश में ही है। हाँ, तो एक ये कंफर्म कर लेना, बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा आपका, ओनली इन इंग्लिश मीडियम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है मैम कि जो 20 मार्क्स की हिंदी आएगी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 20-20 नंबर के आएंगे। उसके अलावा 10 की रीजनिंग और 10 की जो पेडागोजी या साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं वो आएगी कंप्लीट। तो अब ये बताइए कि कौन कौन सी बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं, कौन कौन से हम सोर्सेज रखें, कहाँ से कोचिंग लें, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार बता दीजिए आप। ठीक है सर, किताबों के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि AES के नाम से स्पेसिफिक किताबें हमें मार्केट में नहीं मिलेंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि YouTube वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो दूसरे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम बुक्स लेते हैं, वो उन्हीं बुक्स को बेस बना के हम तैयारी करें। जैसे कि हम CTET के लिए या DSSB के लिए या KV के लिए जो बुक्स लेते हैं, उन्हीं बुक्स को बेस बना के इसकी तैयारी की जाए। फिर भी मैं कुछ बुक्स सजेस्ट कर देती हूँ जो मैंने यूज़ की थी या जो बहुत ही पॉपुलर बुक्स हैं। जैसे कि मैथ्स के लिए एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। और इंग्लिश के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मोर देन इनफ रहेगी इंग्लिश के लिए। और साइंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, साइंस और हिंदी दोनों के लिए ही, साइंस के लिए NCERT की किताबें, प्राइमरी की किताबें भी लीजिए। प्राइमरी में EVS होता है, साइंस नहीं होती है, लेकिन वो किताबें भी बहुत यूज़फुल होती हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और 10th तक का पोर्शन तो नहीं आता है, लेकिन आप 6 to 8 तक की किताबें प्रेफर कर सकते हैं साइंस के लिए। और प्राइमरी को भी इंक्लूड करना है, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की हमारी किताबें होती हैं। और हिंदी के लिए जो 8वीं 9वीं 10वीं की जो व्याकरण की किताबें होती हैं, उनको यूज़ कीजिए और उससे पोर्शन क्लियर हो जाता है हिंदी का। और तो ये हो गया मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए और हिंदी के लिए, जो कि 20-20 मार्क्स के पोर्शन है आपके। और 10 मार्क्स की जो रीजनिंग आती है उसके लिए किरण पब्लिकेशन की किताब है, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है। हर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो टीचिंग मैथोडोलॉजी है, साइकोलॉजी है, वो भी 10 मार्क्स की है। उसके लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो CTET के लिए जो किताबें यूज़ करते हैं हम,
वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसी लेवल की टीचिंग मेथोडोलॉजी इसमें आती हैं। तो ये पैटर्न और हमारे सोर्सेज के बारे में सब बात होगी मैम, और इसके अलावा साथ साथ में एक ये बात बताइए मैम कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं हो सकता है कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं अपने आप और आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप टाइम का यूज़ नहीं कर पाते हैं, आपको बाहर से मोटिवेशन चाहिए, तो आप कोचिंग ज़रूर लीजिए, वेस्ट नहीं जाती है। क्योंकि आपको जो पीयर का जो माहौल मिलता है, जो आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, उससे आप मोटिवेटेड रहते हैं और आपको चलन में क्या है वो पता चलता रहता है। हाँ, और एक साथ साथ में ये भी रहता है कि आज ये हुआ तो आज मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ साथ में, पढ़ लेता हूँ। तो ये हो गया मैम पैटर्न और सोर्सेज के बारे में। हाँ जी। एक फिर इसके बाद आता है, भाई आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स आए थे, वो 80% कमेंट्स तो ये थे, सर इंटरव्यू के बारे में बताइए, स्किल टेस्ट के बारे में बताइए, किस टाइप का होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या कोई केवल इंटरव्यू के बेस पे बाहर हो सकता है? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर, और मैम की पर्सनल क्या स्टोरी थी वहाँ जाके, क्या कौन कौन से इनसे क्वेश्चंस पूछे थे, क्या 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 इनके आंसर्स थे, तो वो सारी बातें अब मैम से डिस्कस करेंगे। तो मैम एक बार स्किल टेस्ट के बारे में बता दीजिए, वो होता क्या है इनका? हाँ जी, देखिए, जो स्किल टेस्ट है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का, वो बहुत ही सिंपल है। उसको नाम उसका स्किल टेस्ट है, लेकिन जो उसमें बेस है वो है गो नो गो बेसिस पे। मीन्स या आप पास हैं या आप फेल हैं। हम फेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए गो नो गो बेसिस पर है। तो आप या तो अंदर आ जाते हैं सोसाइटी में या फिर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये बेसिस हैं। तो और इसमें मार्क्स नहीं होते हैं, आपके मार्क्स बताए नहीं जाते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले, और दोबारा से कट ऑफ नहीं होती हैं। तो जो इंटरव्यू है और उसका एक पैटर्न है, इस बार क्या पैटर्न रहता है वो देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे जो रहा 2017 में 19 में, वो एक पैटर्न था कि आपको एक टॉपिक्स की बहुत सारी स्लिप्स दे दी जाती हैं, उसमें से आपको एक स्लिप लेनी होती है और उस स्लिप पर जो टॉपिक होता है वो आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है। उसके अलावा आपको बहुत सारे कार्डबोर्ड शीट्स में से एक शीट चूज़ करनी होती है जिस पर एक पिक्चर होती है और आपको उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो ये दो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो कमेटी है, इंटरव्यू कमेटी है, जब आप रूम में जाते हैं तो वो आपसे कुछ इन जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये होता है इंटरव्यू का पैटर्न। ठीक है। हाँ जी। अब अपना बता दीजिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। आप एक स्टोरी की तरह बताइए कि आप वहाँ गए और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, फिर उसके बाद आपसे कहाँ भेजा गया, उस तरह से बताइए थोड़ा सा। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम बहुत ही डरे हुए होते हैं, या हमें ऐसे लगता है पता नहीं क्या हमसे पूछ लिया जाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उससे मैं इन टोटल करके एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमें इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में अंदर जाते हैं तो पहले आपको कंफर्टेबल कराया जाता है, आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, और उसके बाद जो टीचिंग है या जो है वो स्टार्ट होती है। मैं अपनी बताऊं तो मैं अपने फादर के साथ ही इंटरव्यू देने गई थी और मैं मुंबई गई थी, और हर किसी का इंटरव्यू मुंबई में ही होगा। जब मैंने रिटर्न दिया था उस टाइम पे 2017 में, कुछ सेंटर्स थे जहाँ पे ऑफलाइन पेपर होना था, लेकिन इस बार ऑनलाइन है। तो दिल्ली में भी है सेंटर, लखनऊ में भी सेंटर है, तो ऐसे सेंटर्स है। लेकिन जो इंटरव्यू है वो हर किसी का मुंबई में ही होगा, तो ये श्योरिटी है। तो मेरा इंटरव्यू भी मुंबई में हुआ था, तो मैं अपने फादर के साथ वहाँ गई थी और हम लोग ट्रेन से हमने जर्नी की थी, क्योंकि उससे पहले मेरे कुछ इंटरव्यूज़ थे, इस इंटरव्यू से पहले, तो मैं उनको फिनिश करके और एटॉमिक का इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो मेरा इंटरव्यू था आफ्टरनून शिफ्ट में, तो लाइक आफ्टर 1 o'clock मेरा इंटरव्यू था, और हम लोग मॉर्निंग में ही पहुंच गए थे। तो हम लोग मॉर्निंग में ही स्कूल के बाहर पहुंच गए। तो जो कैंडिडेट्स मॉर्निंग वाले थे उनको सबको पकड़ पकड़ के हम लोग पूछ रहे थे कि क्या आपसे पूछा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उससे थोड़ी हेल्प ले रहे थे, क्योंकि इससे पहले कहीं ना यूट्यूब वीडियोस कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ से थोड़ा आइडिया लगा कि क्या क्या रहेगा इंटरव्यू में। तो और जब आप जाते हैं तो पहले ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस दिन आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, आपको इनफ फोटोग्राफ्स लेकर के जानी है अपनी, आप अपनी सारी चीज़ें अपने पास रखेंगे ओरिजिनल। उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपको कॉल लेटर मिलेगी, फिर डायरेक्टली आपको स्कूल में जाके ज्वाइन करना होता है। तो उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना ज़रूरी है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है जिसके बारे में ज़्यादा आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन। हमेशा पुलिस वेरिफिकेशन जॉब के बाद होती है, वो इसमें भी होगी, जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, लेकिन उससे पहले भी आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन करके इंटरव्यू के टाइम पे लेकर के जानी है। तो वो आप उसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ लीजिएगा
क्योंकि उस टाइम पे उसकी ज़रूरत होती है इंटरव्यू से पहले। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मेरा क्या रहा था। तो मुझे मैंने जब चूज़ किया तो मुझे टॉपिक मिला था ट्रांसपोर्ट। तो टॉपिक था मेरा ट्रांसपोर्ट, और जो पिक्चर मुझे डिस्क्राइब करने के लिए मिली थी वो थी एक क्लिनिक की फ़ोटोग्राफ। तो उसमें एक क्लिनिक होता है, तो डॉक्टर बैठे हैं सामने और टेबल के दूसरी तरफ एक पेशेंट बैठा है, और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लगी हैं, जैसे हमें क्लिनिक में मिलेंगी, बातें मत कीजिए या लाइन में आइए, इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। तो ये एक छोटी सी पिक्चर थी जो मुझे डिस्क्राइब करनी थी। तो ये था जो मेरे इंटरव्यू रूम में जाने से पहले हमें ये काम कर लेना होता है कि हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, हमने पिक्चर चूज़ कर ली है, और अब हमें उसको प्रेजेंट करना है वहाँ जाके। अंदर जब तक हाँ, उससे पहले, मतलब जो इंटरव्यू रूम है उससे पहले आपको एक दूसरे रूम में ले जाते हैं जहाँ आपको ये टॉपिक दिया जाता है, तब आप वो टॉपिक लिखते हैं और उस पर प्रिपेयर करते हैं। पहले 10 मिनट आपको देते हैं और उसके बाद आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। तो कंटिन्यू करूँ? हाँ बताओ मैम। तो उसके बाद जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो आपके सामने, जैसे किसी भी इंटरव्यू में होता है, 6 to 7 पैनलिस्ट होते हैं, और आप जाते हैं, आपको तो आप बैठते हैं, तो आपसे क्वेश्चन होते हैं। मैं अपना बता देती हूँ मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा। तो मुझसे पूछा कि ज्योति आप अपने बारे में बताइए पहले। तो मैंने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैंने अपनी एजुकेशन अपनी 12th से मैंने स्टार्ट किया। 12th, ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने कहाँ से की, और क्योंकि मैंने BLED किया था तो उस कोर्स के बारे में पूछा मुझसे कि ये क्या कोर्स है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप दिल्ली से आए हैं? तो मैंने बोला हाँ सर मैं दिल्ली से आई हूँ। और जो लैंग्वेज का एक बहुत क्वेश्चन आ रहा था सर, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होता है, सिर्फ इंग्लिश में ही होता है या हिंदी में भी होता है? इंटरव्यू जो होता है ना वो बाइलिंगुअल होता है, तो आपसे हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी, और आप भी इंग्लिश हिंदी दोनों में जवाब दे सकते हैं, पर प्रेफरेंस रहती है इंग्लिश की। लेकिन मेरे बैचमेट्स हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया और वो भी सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसी कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और बाइलिंगुअल रहता है इंटरव्यू। तो फिर मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने यहाँ से एजुकेशन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आप कैसे आए हो दिल्ली से मुंबई? तो मैंने बताया ट्रेन से। तो मुझसे पूछा गया आप अपनी ट्रेन का नाम बताइए, आप कौन सी ट्रेन से आए हैं? तो मैं राजधानी एक्सप्रेस से गई थी, मैंने बता दिया। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपका कितना किराया लगा इस ट्रेन में आने, मतलब आप आए, आप और आपके फादर आए, तो आपका कितना किराया लगा? तो वो मैंने बता दिया कि इतना लगा। फिर मुझसे पूछा गया कि अच्छा तो जब आप रेलवे स्टेशन पे कितने बजे आपकी ट्रेन पहुँची, मतलब आप चले कितने बजे थे और कितने बजे यहाँ पहुँचे? और फिर मुझसे पूछा गया कि तो आप ये बताइए कि चलो आपने फेयर के बारे में बता दिया कि आप रेलवे स्टेशन से स्कूल तक कैसे आए हों, और कितनी देर लगी, और आपने कौन सी टैक्सी बुक करी, कैसे किया? तो ये सब क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे और मुझे बहुत सिंपल नॉर्मल लग रहा था कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो अभी तो मुझे काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इन क्वेश्चंस को मैंने जब जनरलाइज़ किया तो ये समझ में आया कि इंटरव्यू बोर्ड मुझसे क्या जानना चाह रहा था कि कैंडिडेट आया है यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अवेयर है या नहीं, वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे रिलेटेड। तो देखिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछा कि जो हमें भाई किताबों से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ जो आप जी रहे हो, जो नॉर्मल में है, वो पूछा मुझसे। तो ये मेरे कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो मैंने मेरी डेमो से पहले इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे पूछे थे। तो ये हो गया। फिर मुझे बोला गया कि अब आप अपने टॉपिक को पढ़ाइए, आपका क्या टॉपिक है। और टॉपिक पढ़ाने के लिए आपको चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड सब अवेलेबल होता है, और आपको एज ए पैनलिस्ट को स्टूडेंट समझ के आपको पढ़ाना होता है। और वो मोड आप इंग्लिश में प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पोस्टिंग कहीं भी हो जाती है। तो मुझे ट्रांसपोर्ट मिला था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया। तो मैंने पैनलिस्ट से पूछा कि मैं आपको एज ए स्टूडेंट समझ लूँ या मुझे ही स्टूडेंट बनना है, मैं ही उन्हीं से पूछा? हाँ जी, मैंने इस पैनलिस्ट से पूछा कि सर मैम मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या, मतलब एज ए स्टूडेंट, मतलब मैं एज ए टीचर अगर पढ़ा रही हूँ तो आपको स्टूडेंट समझ के क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? तो मुझे बोला कि नहीं, आप स्टूडेंट को खुद ही इमेजिन करके आप बताइए आंसर्स में। तो मैंने अपनी टीचिंग में, एक टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई थी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी, उसमें बहुत सारे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाते हैं, तो मैंने उस स्टोरी से अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था। और जब हम ब्लैक बोर्ड राइटिंग वगैरह की बात होती है तो उसमें मेन होता है कि आप पहले अपने टॉपिक को लिखें, आप डेट उसमें ज़रूर लिखें बोर्ड पर, आप और बोर्ड लेटर्स में लिखिए अपने टॉपिक को, और इतना क्लियर लिखिए कि बच्चे उसे समझ सकें। तो ये एक मेन चीज़ थी वहाँ पर भी, कि आप बोर्ड को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो फिर मैंने टॉपिक स्टार्ट किया, मैंने स्टोरी से स्टार्ट किया। मैंने वो स्टोरी बच्चों को बताई, मतलब पैनलिस्ट के सामने बताई कि ऐसे ऐसे स्टोरी है, जिसमें बच्चों के रिस्पॉन्सेस भी मैं ले रही थी। मतलब मैं अगर सामने खड़ी होती तो मैं ऐसे टीचर बोलती थी, फिर मैं थोड़ा साइड में जाके बच्चों के रिप्लाईज भी देती थी। तो इस तरीके से मैंने स्टोरी सुनाई, और टीचर्स ने मुझे बीच में रोका नहीं कि आप बहुत लंबा जा रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, बट मेरी पूरी स्टोरी होने के बाद उन्होंने बोला बस ठीक है, आप आगे नहीं करेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद बात आती है मेरे पिक्चर डिस्क्रिप्शन की। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो था मेरा, वो एक क्लिनिक पे था। तो उन्होंने पूछा आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, पहले सिर्फ जो दिख रहा है वो आप बताइए। तो उसमें क्या था, पेशेंट है, डॉक्टर है, एक टेबल है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में गैप कितना है, और इंस्ट्रक्शंस क्या लगे हुए हैं, तो वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि इसको देख के आपको उस क्लिनिक के बारे में क्या पता चलता है, क्लिनिक पेशेंट फ्रेंडली है, या ये किस दिन का कौन सा समय रहा होगा ये। तो जो उस पिक्चर में माइन्यूट डिटेल्स थी वो हमसे जानने की कोशिश की गई थी। तो ये था मेरा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसमें? हाँ जी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी सर, और एनालिसिस की आप उसको देख के क्या समझ रहे हैं कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो उसमें ये देखना था कि उसमें कर्टेन लगा हुआ है या नहीं, और जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनकी क्यू कितनी पीछे है, कितना गैप है उनके बारे में, तो ये पूछा गया था। तो एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन दोनों एनालाइज करते हैं। तो जितना बच्चे पैनिक हो रहे थे मैम, उतना हार्ड तो नहीं लग रहा है? हाँ जी, है ना, उतना हार्ड नहीं है। और मैं एक दो टॉपिक्स और बता देती हूँ जो मेरे कलीग से पूछे गए थे, क्योंकि उस वक्त तो हम नहीं जानते थे, लेकिन अभी जब ज्वाइन किया उसके बाद कुछ दोस्त बने तो उनसे जाना। तो मेरे कुछ कलीग्स को मिला था रेन टॉपिक मिला था, रेन। ठीक है। तो जैसे रेन टॉपिक हो गया, इंग्लिश के टॉपिक्स भी मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा EVS के ही टॉपिक्स मिले। तो एक स्टूडेंट को मिला था वर्ब, उसे वर्ब को बच्चों को पढ़ाना था। और वर्ब के अलावा एक टीचर को मिला था, इंग्लिश का ही टॉपिक था, नाउन। तो जैसे वर्ब और नाउन इस तरीके से इंग्लिश के भी थे, और EVS के ये टॉपिक्स रहे थे मेरे टाइम पे। तो ये थे टॉपिक्स। हाँ, तो एक चीज़ होती है वैद्य, मैं आप लोगों के लिए एक सजेस्ट करता हूँ। मेरा एक दोस्त था सैनिक स्कूल में, तो उसने कभी से ही क्या था कि हमें हर कुछ टाइम बाद एक सर्कल में टर्न आती थी हमारी, कोई ना कोई टॉपिक पे बोलने के लिए। वो हाउस असेंबली हुई, फिर स्कूल असेंबली हुई, हर जगह। तो एक लड़का था मैम, वो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसने एक टॉपिक के लिए बिल्कुल फेमस हो रखा था वो। उसके अलावा उसने कभी भी कहीं भी कोई और टॉपिक तैयार नहीं किया। वो टॉपिक था ऑर्गन डोनेशन। और 12th में NDA की तैयारी करी थी हमने, और NDA के बाद होती है SSB 5 दिन का इंटरव्यू। तो उसमें एक रैंडम टॉपिक मिलता है आपको, और उसको वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन मिला टॉपिक। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप लोगों से सुझाव है मेरी तरफ से कि आप, अगर आपका कोई दोस्त है AES में तैयारी कर रहा है, या फिर आपके पास बुक्स हैं, तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे रैंडमली खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला तो है नहीं मैम। कई बार पोएम्स भी पूछ लेते हैं सर, तो जो NCERT की जो किताबें हैं उनमें पोएम्स हैं, उनको भी प्रिपेयर किया जा सकता है कि जैसे हैं। हाँ, ये पोएम वाली जो बात है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको सारी पोएम याद करनी पड़ेगी। कोई एक पोएम चूज कर लीजिए हिंदी में, और एक इंग्लिश में चूज कर लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। एटलीस्ट क्या बताओ, सीधा ये कह दे आपको कि कोई भी पोएम बता दो। जैसे मेरे से जब KV का इंटरव्यू हुआ था, मेरे से तो उन्होंने सबसे पूछ रहे थे वो अपनी तरफ से। जब मेरी बारी आई थी, मेरे से उन्होंने खुद ये पूछा कि भी क्या पहले पढ़ा रखा है? मैं नहीं सर। तो बोले कुछ पढ़ा सकते हो? मैंने उनको लिटरली ये कहा था, सर मैं एक पोएम याद करके आया हूँ हिंदी की, वो सुना सकता हूँ। तो बोले सुनाओ। तो मैंने फिर एक पोएम सुनाई दी, वो हाथी राजा कहाँ चले शुंडे लागे। वो इतने हंसे, मेरे जो पैनल था वो इतना मेरे सामने ही हंस पड़ा इतना ज़ोर से। जब मैं बैठा सुना के तो बड़े खुश हुए थे, मतलब मैं भी खुश शायद था। तो ऐसा होता है, अगर आप डिलीवर कर रहे हो ना अपने कंटेंट को, तो ठीक है भाई, मोर देन एनफ है। और हमने वही चीज़ फिर आ जाती है, पूरे में से पूरे नंबर थोड़े लेने हैं। अपने बस थॉट्स को, अपने जो आपके अंदर आपने इतनी मेहनत करी आज तक अपने लिए, वो बस उनके सामने डिलीवर करनी है आपने। ठीक है। एक जरा सी बात मैं ऐड करूँगी सर, आपने अपना इंटरव्यू का बताया ना, कई बार हम बहुत डर जाते हैं। मैं KV के इंटरव्यू में बहुत डरी थी कि मुझसे टॉपिक बोला गया कि आप टॉपिक पढ़ाइए संधि। मुझे बोला गया संधि टॉपिक पढ़ा के दिखाइए। संधि टॉपिक अपने एग्ज़ाम्स के लिए ही बस पढ़ा था, तो मतलब मैं अंदर से थोड़ा डर गई थी कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी संधि टॉपिक को, और मुझे प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना है।
तो लेकिन मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। मैं खड़ी हुई, मैंने चौक लिया, मैं बोर्ड तक गई, मैंने संधि लिखा, मैंने बोलना ही शुरू किया था। इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे वहीं रोक दिया कि आप अब और क्वेश्चंस के रिप्लाई दीजिए। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी देखता है बोर्ड, या आप किसी चीज़ को कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं वो भी देखता है। तो ये नहीं है कि शुरू में ही मना कर देना, नहीं हम नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, हो जाएगा। हाँ, और मैम का भी इस AES के अलावा KVS भी क्लियर हुआ था उसी साथ में, 1-2 महीने होंगे शायद आपको हाँ, ज्वाइन हाँ, किए। हाँ, 2-3 उसके जस्ट बाद ही KV भी क्लियर हो गया, मतलब रिजल्ट आ गया था। उनकी पोस्टिंग आई थी कहाँ मैम? बिहार में। बिहार में, बट ये थोड़े सेटल हो चुके थे वहाँ पे AES में। तो जॉब की जो वो है वर्क, एक जो एक्सपीरियंस था, जो वर्क कल्चर था, वो बहुत अच्छा था। हाँ, वो ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम ही था और अच्छा ही था, तो इसलिए इन्होंने शिफ्ट नहीं किया। तो ये था भाई अभी इंटरव्यू का। इसके अलावा मैम आप अपनी तरफ से जो बच्चों को सुझाव देना चाहते हो प्लीज़ बता दीजिए। हाँ जी, देखिए, तो मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगी, तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से अभी से शुरू कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है रिटर्न के लिए और बहुत कम टाइम ही मिलेगा इंटरव्यू के लिए। तो और इंटरव्यू मुंबई ही होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाइए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, पुलिस वेरिफिकेशन करा के जाइए। और जो ज्वाइनिंग है वो बहुत जल्दी होगी। मोस्टली होता है कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है आपको ज्वाइन करने के लिए, और लेकिन हमारे बैच को ऐसा नहीं मिला था, हमें विदिन 15 डेज ज्वाइन करना था। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको 1 महीना मिल जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। तो आप ये मान के चलिए अक्टूबर-नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं। तो अभी से प्रिपेयर कीजिए और अपनी इन सारी चीज़ों को तैयार रखिए, और तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है भाई, इसके अलावा भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट आता है, आप किसी और टीचर का या कुछ भी और किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको कोई इंटरव्यू चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप में से भी किसी का सिलेक्शन हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में आने के बाद या हमसे कोई उस आपका सिलेक्शन हुआ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या मेल पर रीच आउट कर सकते हो। आपका स्वागत है, हम तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो थैंक यू मैम आने के लिए, और आपके भी जो डाउट हो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसको भी वैसे ही धूम मचा दो जैसे पिछली वीडियो में मचा दिया। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।